KHX। तो इसको क्लियर करते ये है क्या चीज। तो पहला हम लोग को पता है सॉल्युबिलिटी के बारे में, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में हेनरी ने बताया था। ली-चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था, इंक्रीज प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ली-चैटलर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो बोल रहा है लेसर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप किसी चीज में प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो वो लिक्विड जहाँ पे होगा वहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे वो लग सकता है, बरोबर। और जहाँ पे वो नहीं लग सकता उस डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा कभी भी। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम मतलब मान लेते ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के हिसाब से बताओ कि अगर ये दोनों रिएक्टों का क्या बना रहे, गैस सॉल्वेंट बना रहे, तो बताओ इक्विलिब्रियम कौन से साइड शिफ्ट होगा। तो बोल रहा है ली-चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कौन से साइड पे हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कहां पर गैस मॉलिक्यूल की तादाद कम है, ये वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम करते हो तो इक्विलिब्रियम कौन से साइड शिफ्ट होगा, वो डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अगर टेम्परेचर कम करते हो। तो टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, ये गैस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने पर प्रेशर बढ़ता है ना, टेम्परेचर कम करने पर प्रेशर बढ़ेगा और ये जो गैस है ये सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगी और गैस सॉल्वेंट बनाएगी, बरोबर। तो इन जनरल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब वही जो घिसा पिटा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने, वही चीज को यहाँ पर अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसी को और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कितनी मास ऑफ अमाउंट में गैस एब्सॉर्ब होगी वो प्रेशर पे निर्भर करता है, बरोबर। तो अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू के पी। ये आ गई अपने पास इक्वेशन, हेनरी लॉ के बेस पर प्रेशर की एब्जॉर्प्शन की इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है, फिर भी चलो देखते हैं। यहाँ पर भी एक केस दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बाय हेनरी लॉ। अब हेनरी ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन के बेस पर रिप्रेजेंट किया प्रेशर की सॉल्युबिलिटी को। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, क्वांटिटी को बताता है कि कितनी मात्रा क्वांटिटी में कोई गैस एब्जॉर्ब होकर, वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रेशर लगा रहे हो। यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन गैस के मोल फ्रैक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो जारी बात है प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के लगाएंगे, के को एडजस्टमेंट किया है, बरोबर। कहाँ पे लेके गया, के को लेफ्ट साइड लेके गया, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k-x। अब 1/k को क्या कंसिडर किया है, मान लिया बोला कि मान लो 1/k k8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जगह पे क्या शिफ्ट करते हैं kh। ये kh क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बस ऐसी इक्वेशन बना ली है, ये पार्ट नहीं है तुम्हारी बुक में, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पे रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ को कंपैरिजन किया है, तो वो भी मैं नहीं रीड करूँगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये ग्राफ नहीं ये ग्राफ नहीं, हाँ ये यहाँ से तुम लोग का स्टार्ट होता है। तो पहली वाली इक्वेशन क्लियर हुई रॉल्स लॉ की, उसी को अभी आगे अपन एक रॉल्स लॉ का इक्वेशन बनाने वाले, ठीक है। उस इक्वेशन के जरिए हम लोग ये पता करेंगे कौन सा जो सोल्यूशन है वो वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। या होते हैं ना बहुत सारे ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जो वेपराइज होते ही नहीं है, चाहे आप तुम कितना भी खुला छोड़ दो। तो यहाँ से हम लोग ऐसी इक्वेशन बना रहे जिससे हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के जरिए हम लोग इक्वेशन बना रहे वाले। तो ये इक्वेशन हम लोग को ऑलरेडी हम लोग को पता है, ये बेस्ड ऑन डेफिनेशन पता चली हमें, ठीक है। P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है, किसका, पूरे सोल्यूशन के प्रेशर का। तो मैं बोल सकता हूँ PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ तक क्लियर है, हेलो। यहाँ तक क्लियर है, हाँ यार मान है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, P1 की जगह P1 की वैल्यू पुट कर दूंगा और P2 की वैल्यू की जगह P2 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब तुम लोगों को याद है 11वीं में मैंने इक्वेशन बताया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या x1 को इधर रखूंगा, x2 को राइट साइड शिफ्ट करूंगा, तो x1 हो जाएगा 1 माइनस x2
उसी तरह से x2 को इधर ही रखूंगा, x1 को राइट साइड लूंगा, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। कुछ याद आया कि भूल गए 11वीं? हाँ सर। यार मैंने बोला था ध्यान दो इस इक्वेशन, इसके बेस पे अपने पास दो दो फॉर्मूले बनेंगे। अब जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x1 और x2 दिख रहा है। मैं चाहूँ तो इस x1 या x2 की जगह कोई भी एक जगह पर मैं एक वैल्यू पूरी पुट कर सकता हूँ, बरोबर। तो मैं क्या करूंगा, x2 की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो x2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस x1। अब मैं क्या करूंगा, ये p नॉट 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, p नॉट 2 इंटू 1 माइनस p नॉट 2 x1। अब दोनों साइड में तो कोई एक पेयर सेम है, p x1 और x1, तो दोनों को साथ में ले लेता हूँ। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x1 और x1। p2 को मैंने पहले लिख दिया, x1 को कॉमन लिया, तो अनकॉमन क्या है, p नॉट 1 माइनस p नॉट 2। समझ में आई? तो ये बनी अपनी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, अगर कोई भी सॉल्यूशन मेरी इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो आइडियल के रॉल्स लॉ के रूल को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और अगर नहीं करेगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। अब आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग कहाँ तक सॉल्व किया, हाँ यहाँ तक सोल्यूशन। यहाँ पे देखो लिखा है सोल्यूशन दैट डज नॉट अबाय रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब मेरे को ये सवाल आ रहा है आइडियल सोल्यूशन है क्या, तो चलो समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास दो टाइप के एक वोलेटाइल सोल्यूशन है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट 1 है और एक वोलेटाइल कंपोनेंट 2 है। वोलेटाइल कंपोनेंट 1 का मतलब क्या है, उसके अंदर सॉल्वेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट 2 का मतलब क्या है, वो सॉल्यूट है। अब अगर ये सॉल्वेंट है तो इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट ही होंगे, तो इसके अंदर इंटरेक्शन किस चीज का होगा, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ ही होगा। अगर इसके अंदर सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है तो इसके अंदर इंटरेक्शन से सॉलिड का ही होगा, सॉलिड का एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगा ताकि इन दोनों का इंटरेक्शन हो। तो ए को बी के साथ मैंने मिक्स कर दिया, तो ऐसे में क्या हो रहा है, दोनों का इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। क्लियर? अब नीचे देखो बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ ए आपस में जो इंटरेक्शन था और अलग अलग इंटरेक्शन, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या बनता है, आइडियल सोल्यूशन बनता है। अगर इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में भी इंटरेक्शन कर ले, मिक्स हो जाए आपस में, जैसे पानी में नींबू डाल दो, तो ये इंटरेक्शन कैसा मजबूत रहेगा कि नहीं? हाँ। बरोबर, तो ऐसा इंटरेक्शन हो तो मैं बोलूंगा एक आइडियल सोल्यूशन मेरा बन गया। क्लियर? और अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा स्ट्रेंथ जो सोल्यूशन बना वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है, कि वो दोनों अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा जैसे ग्लूकोज को प्रिपेयर करना है, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन जब करते हैं तो शक्कर से बनाते हैं ग्लूकोज को, तो शक्कर में दो चीज प्रेजेंट होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज होता है। हमें ग्लूकोज चाहिए शक्कर में जो हेल्दी होता है, फ्रुक्टोज अनहेल्दी होता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, शक्कर के अंदर अल्कोहल ऐड करते हैं। अल्कोहल क्या कर देता है, शुगर के ग्लूकोज के साथ मिक्स नहीं होता है, फ्रुक्टोज के साथ मिक्स हो जाता है, और ग्लूकोज के साथ मिक्स नहीं होगा तो उसको ड्राई करके क्रिस्टल बना के सतह पर लगा फिट कर देता है। समझ में आया? तो मान लो अगर किसी पानी में तुम अल्कोहल डालते हो तो क्या वो पानी के साथ मिक्स होएगा? नहीं होएगा ना, क्यों नहीं होएगा? पर इंटरेक्शन मजबूत नहीं रहेगा, उड़ भी जाएगा फट से। तो यहाँ पर मैं बोल सकता है कि एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। क्लियर? तो सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन ये सब कैसे इंटरेक्शन मजबूत देते हैं। ठीक है, अब आइडियल सोल्यूशन का थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूं मैं। ए और बी का इंटरेक्शन कैसा है, इतना अच्छा है जैसे उन लोग सेल्फ इंटरेक्शन कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इनका इंटरेक्शन मतलब बराबर है। इससे अगर बराबर है तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और रॉल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो भी के लिए समान जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हम दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं ना, तो उनकी जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी या जो वॉल्यूम मिक्सिंग होता है, इनमें बोलते हैं ना ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। मतलब जो हीट एनर्जी है या एंथैल्पी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, एंथैल्पी में बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, हेलो? हाँ सर। हाँ आ रही है ना आवाज। और बोल रहा है कि इनके वॉल्यूम में भी कोई बदलाव नहीं आएगा बिफोर एंड आफ्टर। ये डायग्राम है जिस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है, तो डायग्राम को जरा समझते हैं। वाई एक्सिस वेपर प्रेशर को बता रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये मोल फ्रैक्शन को बता रहा है। इनमें इधर से इधर की तरफ जाऊंगा तो मेरा नंबर ऑफ मोल ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, बराबर। और इधर से इधर जाऊंगा तो मेरा नंबर ऑफ मोल कम होएगा।
तो XA का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी मैं इधर से इधर जाऊंगा मोल ऑफ सॉल्वेंट का मोल ऑफ फ्रैक्शन बढ़ेगा, और उल्टा जाऊंगा तो सॉल्यूट का मोल ऑफ फ्रैक्शन बढ़ेगा। अब पहला पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला पिक्चर XA को रिप्रेजेंट कर रहा है, XA वाला देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्वेंट का, जारी बात है ये डायग्राम सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेस पे बन रहा है, बरोबर। तो यहाँ P0A लिखा है, ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा अगर मोल फ्रैक्शन सिर्फ सॉल्वेंट ही हो तो, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ आते हैं, सेकंड ग्राफ क्या बोल रहा है, ये सॉल्यूट के बेस पर है, XB के बेस पर दिखना है, ऊपर वाले के नहीं। तो पहले कैसा था, सॉलिड जीरो था, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड भी जीरो था, इसके हिसाब से जीरो है सॉलिड के हिसाब से, जैसे जीरो था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को भी हम लोग इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हाँ। ये दोनों के बीच में जो ग्राफ मिक्स किया गया है ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को बता रहा है। मतलब इन दोनों को जब मिक्स किया गया है ना, तो इनको मिक्स करने पर इसका वेपर प्रेशर तो बढ़ ही गया है, पर और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लिमिट में ही और इंक्रीज हो रहा है। मतलब शुरुआत में जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों का मिक्सिंग का ये ग्राफ ये वाला है। तो ग्राफ कैसे डिजाइन किया, क्लियर है। ग्राफ का डिजाइन, पहला वाला ग्राफ जो है एक्स है वो सॉल्वेंट का है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। दूसरा वाला ग्राफ जो रेड लाइन है वो सॉल्यूट के लिए वो राइट से लेफ्ट की तरफ दिखाया गया है उसे, ताकि मिक्सअप ना हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को अलग दिखाने के लिए इस तरह से किया गया। और जो लास्ट वाला ग्राफ है जो दोनों को जोड़ रहा है वो दोनों के मिक्सिंग को बता रहा है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन की, जैसे NHN, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अरे काइस, आवाज आ रही है काइस? हाँ सर आ रही है। हाँ, तुम्हारे इधर से मेरे मिस वॉइस कॉल आया था इसलिए पूछा। बेंजीन और वगैरह ये सब आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है, यहाँ पे जो भी लिखी है सब आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू कर लो। दूसरा एग्जांपल देखो एक और दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन का, देखो सेम डायग्राम है, कुछ एग्जांपल नया नहीं है, वही चीज है, मैंने 2 बार यहाँ पे शो कर दिया। ये वाला पार्ट हम लोग ने अभी अभी किए इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशन? रियल सॉल्यूशन में उल्टा होता है, जब 2 मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन करेंगे तो उनका इंटरेक्शन मजबूत हो जाएगा। मैंने बोला ना, जैसे तुम प्योर पानी के अंदर चाय पत्ती शक्कर सब मिला दो तो उल्टा हो जाता है, वो जल्दी भाप नहीं बनेगा, जल्दी उबलेगा भी, बरोबर। पर प्योरिटी के वक्त क्या होगा, प्योरिटी के वक्त इनका वेपर प्रेशर बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या हो रहा है कि रियल सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप जब मिक्स करोगे तो उल्टा और खराब हो जाएगी उसकी स्केपिंग टेंडेंसी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट। पर वही जगह अगर आप प्योर रखोगे तब आपको उल्टा मिलेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। तो वो डिपेंड करता है आपके पास सोल्यूशन कौन सा है, ज्यादातर सोल्यूशन यही तरह का बिहेवियर देंगे। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन मजबूत होगा, पर जब 2 मॉलिक्यूल को मिक्स करेंगे ना तब इनका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर वीक हो जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी कमजोर पड़ जाएगी। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, कोई एग्जांपल दिए, यहाँ पर ही हम लोग ने एक एग्जांपल देखे थे ना, ये वाली, इसी को देखेंगे। अब जारी बात है अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और बोलते हैं कि जब 2 मॉलिक्यूल को मिक्स किया जाएगा ना तो उनकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी की रिलीज को बताता है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी तो सारी बात बदलाव आएगा इसमें, क्लियर। सेकंड क्या बोल रहा है, इनके वॉल्यूम जब मिक्सिंग किया जाएगा ना तो इनके वॉल्यूम में बदलाव दिखाई देगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ मोर इंटरेक्शन, इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग विल डिक्रीज। क्या होगा, मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन इतना मजबूत हो जाएगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ने की बजाय घट जाएगा, क्योंकि वो आपस में जोड़ेंगे ना अपने आप को मजबूती से। तो जब इनको गर्म करेंगे तो लोग छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, अब जाहिर बात है छोड़ेंगे नहीं तो वेपर फेज में कन्वर्ट कैसे होंगे, समझ में आया। हाँ। तो यहाँ पर बिहेवियर उल्टा देंगे, तो बिहेवियर उल्टा में देखो मैंने ग्राफ बताया, एक्चुअली ग्राफ ऐसा बना है जी, जो लाल लाइन दिख रही है ये प्योर अच्छे आइडियल सोल्यूशन की निशानी, और ग्राफ कैसा बन रहा है जरा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा बैंड होते हुए जा रहा है। बैंडिंग ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे आपका सोल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ रही है, लिक्विड बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे वेपर प्रेशर झट से नहीं बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट।
तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये इसका बिहेवियर इक्वल नहीं होता है। ओके, इसमें एग्जांपल में आते हैं पानी, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह वगैरह। बाकी एग्जांपल तुम लोग ही देख लो। क्लियर हुआ आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या होगा? रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो रियल सोल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपोज प्रॉपर्टी देता है। तो आगे बढ़ जाता हूँ। रियल सोल्यूशन में कुछ एग्जांपल दिए जो मैं नहीं करने वाला, ये हम लोग ने पढ़ लिए। ये थोड़ा सा और एडिशन है, तो बस काफ़ी है, ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीट हो गया। और कुछ एग्जांपल दिए। एक वर्ड आया है, ये मेरे को पढ़ाना था, एजियोट्रॉप्स। इसको मैंने अलग से स्टडी किया था। एजियोट्रॉप क्या होता है? सम लिक्विड्स आर मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? विच आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी तो होगा ही जब दो चीज को मिक्स करेंगे। हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड। सेम कंपोजिशन मतलब दोनों की मात्रा एक होनी चाहिए। हाँ वेपर फेज की भी मात्रा इक्वल होनी चाहिए। एंड बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन सच केस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब बोलना क्या चाहता है, तुमने दो ऐसे सोल्यूशन को मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, जिनका कंपोजिशन, जिनकी बनावट एक जैसी थी, उनका वेपर फेज बनने का जो वक्त होता है वो इक्वल था। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जब तुम हीट करोगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, फिर गैस से वापस हाँ। तो प्योरीफाई कैसे होगा? क्योंकि आइसोट्रॉप की प्रॉपर्टी दे रहा है, दोनों ही लिक्विड सेम टाइम में वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ में आया? तो ये डिस्टिलेशन की प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर में बॉइल हो रहे हैं और एक ही टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 बीकर है, तीनों बीकर के अंदर मैंने पानी डाल के रखा है। एक में 200 ml वाटर है, दूसरे में 500 ml वाटर है, और तीसरे में 1 लीटर पानी है। अब मैं हीट करता हूँ दोनों को। अब दोनों में मैंने 10-10-10 इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डाला है। चलो पुट करते हैं, पुट करो, पुट करें। चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हीट करते हैं। हीट करने में क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो 109, इसका बॉइलिंग पॉइंट आया 104, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया? 102। देखा जाए तो थोड़ा सा नंबर में बदलाव है, पर ये काफी हद तक सेम कहलाएंगे, क्योंकि नंबर में स्लाइटली डिफरेंस है। अब ऐसे में अगर मैं डिस्टिलेशन करता हूं तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। समझ में आया कि झट से नंबर बढ़ेगा ना, 102 से 104 फट से जाता है। तो अगर मान लो मैं 102 वाला 1 लीटर वाले पानी को निकाल रहा हूं प्योर करके, तो उसी वक्त 104 वाला भी आ जाएगा। ड्रॉप्स की क्लियर है? हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स देखते हैं आइसोट्रॉप में। तो 2 टाइप होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप होता है और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप होता है। मिनिमम मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा, यानी इसका हाई वेपर प्रेशर हाई होगा पर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। जाहिर बात है, जल्दी से कोई चीज़ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है, बरोबर। ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा और इसकी स्केपिंग टेंडेंसी कैसे रहेगी? कम रहेगी। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप का उल्टा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ ज़रा इसको रीड कर लो। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गो थ्रू कर लो। समझ में आया ये पार्ट? हाँ आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ जा। ये देखो बहुत खूबसूरत तुम लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। एक साइड पे टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, और एक साइड परसेंटेज बाय मास लिखा हुआ है। अब ये ग्राफ देखो कैसा दिखा रहा है, ऊपर से जा रहा है। ऊपर से मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे परसेंटेज, यहाँ पर क्या लिखा है? वाटर 1, इधर क्या लिखा? वाटर 0, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है। पर जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उतना पानी वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? उसके साथ कम होता जाएगा। क्लियर? और एक लिमिट ऐसे आएगी जहाँ पर वाटर का जो वेपर प्रेशर वो 0 तक आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये आइसोट्रॉप का डायग्राम है, ये ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है। यहाँ पर आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ से अपन 40% चैप्टर कंप्लीट पे आ गए, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत मर्तबा आ चुका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मान लेते हैं मेरे पास यूरिया है, ग्लूकोज है,
शुगर है, इस तरह के सॉलिड पार्टिकल है। जरा ध्यान दो, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ये ऐसे टाइप के कोवेलेंट टाइप के सॉलिड पार्टिकल है, ये आयोनिक नहीं है, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मैं इस सॉलिड पार्टिकल को ऐड करूंगा। पर रुकते हैं पहले, जब तक इस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल ऐड नहीं था, उस वक्त तक इस पानी की जो वेपर प्रेशर है वो काफी अच्छा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा रहेगा, फटक से बॉईल हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी अच्छा होगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी अच्छा होगा। तो ये पानी की 4 प्रॉपर्टी है। एक नॉर्मल लिक्विड 4 प्रॉपर्टी दिखाता है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलते हैं जब कोई चीज प्योर होती है ना, तो ये चारों प्रॉपर्टीज की अच्छी होती है, समझा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, एडिशन किया है, क्या किया, सॉलिड ऐड किया है। अब क्या होगा, इसकी ये जो प्रॉपर्टी